Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about muscular system. प्रीवियस लेक्चर में हमने मस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया था और एक लेक्चर कंप्लीट करके आपके लिए हमने प्रेजेंट किया। आज का ये जो सेकंड लेक्चर है तो इसी से रिलेटेड है, मस्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। क्लियर। तो आज हम बात करेंगे इसमें स्केलेटल मसल्स के बारे में कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से अपना ये मस्कुलर जंक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये पूरा आज हम इसी लेक्चर में देखेंगे और ये मस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट से इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा हम लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल करेंगे स्केलेटल मसल से रिलेटेड में कि कौन कौन सी बॉडी में मसल्स इंपॉर्टेंस है एज अ कॉम्पिटेटिव व्यू से। ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लार्जेस्ट मसल क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सी मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सी है, ये सभी हम इसके बारे में ही एक लेक्चर में और कंप्लीट करके आपके लिए अवेलेबल करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है रेलवे की, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम कंटिन्यू एमसीक्यूज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ी सी जो लेक्चर है तो हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन है, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप सर साथ में इसको लेकर आइए, तो यहाँ पर इसलिए हम ये लेक्चर लेकर आए हैं। इसको कंप्लीट करने में साथ ही साथ इस सेंटेंस बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी भी होती है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। क्लियर। चलिए पहले हम सबसे बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मसल मास के बारे में। मसल मास या कि इसी को हम मसल टिश्यू भी कहती हैं या कि इसी को मसल सेल्स भी कहा जाता है। मतलब कि ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है तो मसल मास या कि मसल टिश्यू से मिल करके बनता है। ठीक है। और इन मसल सेल्स को हम मायोसाइट्स भी कहते हैं। ये से याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि विच सेल्स प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल्स से, मतलब कि इनमें से कौन सी सेल्स स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा मायोसाइट्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका यही है कि जो मसल्स मास है ये कि स्केलेटल मसल्स है तो ये कई तरीके से टिश्यू है कि सेल से मिलकर के बनता है। ठीक है। मायोसाइट्स को इसके थिन और लॉन्ग स्ट्रक्चर के कारण मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि इसमें थिन और लॉन्ग स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है, मसल्स फाइबर्स। ठीक है। एक मसल फाइबर को कवर करने वाली मसल लेयर क्या कहलाती है, इसको पहले हम थोड़ी सी इरेज करें तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर इंडोमाइसियम कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा इस स्ट्रक्चर से आप, ये आपको जो नजर आ रहा है दैट इज बोन्स। ठीक है। और ये बोन्स से अटैच आपको जो नजर आ रहा है दैट इज क्या है, ये टेंडन है। ठीक है। आपको पता होगा कि टेंडन किसे कहती हैं कि जो बोन्स और मसल से अटैच होता है उसके टेंडन कहा जाता है। लिगामेंट उसको कहते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंडोमाइसियम की बात आ रही है। तो ये ऊपरी वाली जो लेयर होती है इसको हम माइसियम कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और जो वाइट वाइट आपको लेयर ये नजर आ रही है इसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको इंटरनली रेड कलर की नजर आ रही है इसी को बोला जाता है इंडोमाइसियम। क्लियर। तो मसल फाइबर को जो कवर करती है लेयर उसको हम इंडोमाइसियम कहती हैं। मसल फाइबर के ग्रुप को फैसिकुलस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और ना शब्द आ गया, उसको हम आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि फैसिकुलस होता क्या। फैसिकुलस को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। ये जो फैसिकुलस है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पूरा एरिया फैसिकुलस ही कहलाता है और इसको जो कवर करती है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। एक मसल्स मास कई सारे फैसिकुलस से मिलकर बनता है और मसल्स की कवरिंग को इपीमाइसियम कहती हैं। ठीक है।
जो बाहर वाली लेयर होती है ये कई तरीके से फेसिकुलस से मिलकर बनता है। ये पूरा जो एरिया है आपको पूरा फेसिकुलस है, और ये फेसिकुलस को जो कवर करता है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, क्लियर? इतना इस चीज आप समझ गए। नेक्स्ट आगे आइए कि फैसिया क्या होता है। ठीक है, ये शब्द आप अगर सुने होंगे, अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं कि फैसिया जो होता है दो एडजस्टमेंट, ठीक है, दो एडजसेंट मसल से एक दूसरे को सेपरेट करता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दो मसल्स आपस में अटैच हो रही हैं उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब अलग करने का काम करता है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि फैसिया क्या होता है, तो याद रखिएगा कि दो एडजेसेंट मसल्स के एक दूसरे को सेपरेट करने का जो स्पेस होता है उसी को हम फैसिया कहते हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर क्या होता है, प्रत्येक मसल सेल्स या कि मसल फाइबर सिलेंड्रिकल शेप के होती हैं। ठीक है, कुछ ये आपको नजर आ रही हैं, ये पूरा कैसा नजर आ रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का, और इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फाइबर की जो लंबाई होती है तो 1 to 4 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें जो डायमीटर प्रेजेंट है तो उसकी 10 to 100 माइक्रोन होती है। याद रखिएगा, डायमीटर जो प्रेजेंट है वो 10 to 100 माइक्रोन है, और उसकी जो लेंथ है और लंबाई की जो बात कर रहा है तो सेंटीमीटर में। मसल सेल्स या कि मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्लियर, इनको सबको आगे हम समझेंगे। तो याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि मसल सेल्स और मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। क्लियर, जो कि इंडोमाइसियम के नीचे प्रेजेंट होती है, और मसल्स फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो मसल सेल्स है और मसल फाइबर है, ठीक है, तो उसको वहां पर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, और इंडोमाइसियम के नीचे जो मसल्स फाइबर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के पास उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा यहाँ पर है और यहाँ पर सार्कोप्लाज्म है, तो कंफ्यूज मत होइए। अब जो सार्कोप्लाज्म है तो यहाँ पर जो जैसे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो उसी तरह सार्कोप्लाज्म मसल्स के पास होता है। अब ये सार्कोप्लाज्म में कई तरीके से सार्कोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिसमें यहाँ पर हमने मेंशन किया है न्यूक्लियाई होता है, मायोफाइब्रिल्स होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिससे कि सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो मसल्स में आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। राइबोसोम होता है, ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस है, रिमेनिंग सेम ही सेल ऑर्गेनेल्स जैसे ही प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेल मसल्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की, तो ये जो रेड वाला कलर है इसी को बोला जाता है मसल्स मास। ठीक है, और ये जो कनेक्ट होता है बोन से उसको हम टेंडन कहते हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन किया गया, ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन करके ये स्ट्रक्चर को बताया गया तो ये पूरा जो बाहरी लेयर आपको नजर आ रहा है इसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो वाइट वाइट आपको डॉट जैसे दिख रहे हैं इसको हम मसल्स फेसिकुलस कहती हैं। प्रीवियस में भी हमने जिक्र किया था इसका। ठीक है, और ये जो फेसिकुलस मसल जो फेसिकुलस हैं इनको चारों तरफ से एक लेयर की जो कवर करती है इसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। क्लियर, इसी तरीके यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है तो ये एक मसल्स फेसिकुलस को यहाँ पर जूम करके बताया गया है। क्लियर, होप सो आप इसको समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है मसल्स फाइबर से। आगे समझिए मायोफाइब्रिल से। ठीक है, ये सभी किससे रिलेटेड है, स्केलेटल मसल से ही रिलेटेड है। मायोफाइब्रिल सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट पैरेलल फिलामेंट्स होती हैं, पैरेलल के रूप में फिलामेंट्स होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा पैरेलल के रूप में फिलामेंट्स हैं, जो कि मायोसाइट्स की पूरी लेंथ को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड मतलब कि फैला हुआ। ठीक है, मायोफाइब्रिल का जो डायमीटर है 0.2 से 2 माइक्रोन होता है, और इसकी जो लेंथ होती है 1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर। मायोफाइब्रिल में 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं लाइट बैंड, और लाइट बैंड का सेकंड नाम याद रखिएगा आई बैंड होता है। आगे हम समझेंगे आई का फुल फॉर्म क्या है। सेकंड है डार्क बैंड, जिसको हम ए बैंड भी कहते हैं। क्लियर, तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है रेड वाला इसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। ये व्हाइट वाला जो नजर आ रहा है इसको हम आई बैंड कहते हैं कि
डार्क बैंड है। ठीक है, लाइट बैंड जिसको हम आई बैंड कह रहे हैं, तो आई बैंड का फुल फॉर्म मतलब कि यहाँ पर जो आई के मीन्स बता रहा है कि आइसोट्रोपिक बैंड होता है। ठीक है, लाइट बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड मतलब कि आई बैंड भी कहती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के इस एरिया में पोलराइज्ड लाइट सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, याद याद रखिएगा कि कभी कभार पूछ देगा कि लाइट बैंड या कि आइसोटोनिक बैंड क्यों कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जो पोलराइज्ड लाइट प्रेजेंट होती है सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होती है, जबकि डार्क बैंड में ऐसा नहीं होता है। डार्क बैंड मतलब कि ए बैंड, ए बैंड का मतलब क्या है? एनिसोट्रोपिक है। ठीक है, एनिसोट्रोपिक से एनिसोट्रोपिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि जो मायोफाइब्रिल्स है ये पूरा जो क्या है एरिया, ये मायोफाइब्रिल्स है। अब मायोफाइब्रिल्स की इस एरिया पे जो पोलराइज्ड लाइट प्रेजेंट हो रही है वो डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि यहाँ पर डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इस एरिया इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। ये पूरा आपको मसल सेल्स मसल फाइबर नजर आ रहा है जिसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसके ऊपर जो मायोफाइब्रिल्स के ऊपर लेयर होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। अभी समझे? ठीक है, सार्कोलेमा में आपको जो है तो यहाँ पर सार्कोप्लाज्म भी नजर आएगा। दो बैंड नजर आएंगे, ए बैंड और आई बैंड, और इन दोनों के बीच का आपका एरिया एक और नजर आएगा जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी बैंड को जो मायोफाइब्रिल्स है, तो मायोफाइब्रिल्स को यहाँ पर एक पोर्शन को निकाला गया। ठीक ना, बाहर इसको निकाला गया और इसको भी जूम करके बताएगा तो इसमें दो बैंड और प्रेजेंट नजर आए। ठीक है, जिसको हम जेट लाइन या कि यस जोन कहते हैं। मतलब कि बैंड की जगह में यहाँ पर जोन बता दिया कि यहाँ पर एक आपको एक जेट लाइन देखने को मिलेगी और एक एच जोन देखने को मिलेगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि जेट लाइन या कि एस जोन किस में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? इतना आप इसके बारे में समझिए। नेक्स्ट यहाँ समझिए कि लाइट बैंड के सेंटर को जेट लाइन कहते हैं। वही चीज जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि जेड लाइन कहते हैं, और डार्क बैंड के सेंटर को एस जोन कहते हैं। यहाँ से समझ जाइए आप, ये पूरा क्या है, यहाँ पर मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर है। लाइट बैंड नजर आ रही है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सार्कोप्लाज्म भी है, मायोफाइब्रिल्स। अब यहाँ पर ये मायोफाइब्रिल्स को जूम किया, ठीक ना, कट करके बाहर निकाला, जिसमें आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, थिन एक्टिन फिलामेंट्स नजर आएगा और एक आपको थिक नजर आएगा। ठीक ना, दो, एक जेट डिस्क देखने को मिलेगी, एस जोन देखने को मिलेगा और जेट डिस्क स्कर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सार्कोमेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक आई बैंड है, ए बैंड है, ठीक है, बीच में, और यहाँ पर एक एम लाइन भी है। तो यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइट बैंड के सेंटर में एक जेट लाइन प्रेजेंट होती है और डार्क बैंड के सेंटर में एस जोन प्रेजेंट होती है। क्लियर? मायोफाइब्रिल्स के लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटिव पैटर्न पर लोकेटेड होती है। मतलब कि वो सेम पैटर्न पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, अल्टरनेटिव पैटर्न पर देखने को मिलेगी। क्लियर? सार्कोमेयर की अगर हम बात करेंगे तो स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? सार्कोमेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे की लाइन याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, क्लियर? तो उस तरीके से यहाँ पर कभी कभार पूछ देगा कि सार्कोमेयर क्या है, तो स्केलेटल जो मसल्स है अपने बॉडी में उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ही क्या कहलाती है? सार्कोमेयर्स कहलाती है। इसे स्केलेटल मसल्स की कंट्रक्टाइल यूनिट भी कहा जाता है। सार्कोमेयर की एवरेज लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर माइक्रोन होती है। क्लियर? सार्कोमेयर की जो दो जेट लाइंस हैं उनके बीच का ये एक्सटेंड वाला पार्ट्स होता है। ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ से लेकर के ये पूरा जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है यही क्या है? सार्कोमेयर्स हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसमें दो तरीके से फिलामेंट्स पाए जाती हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, पहले इसको हम इरेज कर दें तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? समझिए, यहाँ पर आपको एक ये फिलामेंट्स नजर आ रहा है और एक ये फिलामेंट्स है। इसी फिलामेंट्स को क्या किया यहाँ पर जूम करके बताया गया, तो एक एक्टिन फिलामेंट होता है और एक मायोसिन फिलामेंट्स होता है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि एक फर्स्ट यहाँ पर जो है
तो एक्टिन फिलामेंट है और सेकंड मायोसिन फिलामेंट, और ये दोनों फिलामेंट्स कंट्रक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसीलिए आपके मसल्स में जो कंट्रक्शन की प्रोसेस होती है आपके बॉडी के मसल्स में, उसी को यहाँ पर बोला जाता है कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स। और ये दोनों प्रोटीन्स जो होती हैं एक्टिन और मायोसिन होती हैं। क्लियर, इतना समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस बात करेंगे आपसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने मेंशन किया है। एक्साइटेबिलिटी, स्टिमुलस, कंट्रक्टिबिलिटी और मसल्स टोन। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्केलेटल मसल्स का किसी स्टिमुलेशन का रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिएक्शन या कि रिस्पॉन्स शो होना, वही क्या कहलाता है, एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। क्लियर, एक्साइटेबिलिटी का मतलब कि बॉडी में किस तरीके से मसल्स का उत्तेजित हो रहा होना। ठीक है, मतलब किसी बॉडी में उत्तेजन होना। स्टिमुलेशन जो होता है फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पर मैकेनिकल स्टिमुलेशन, सेकंड है इलेक्ट्रिकल और थर्ड है केमिकल स्टिमुलेशन। ये तीनों स्टिमुलेशन आपके बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स और रिएक्शन के रूप में चेंजेस हो सकती हैं। क्लियर, फर्स्ट सेकंड बात करेंगे यहाँ पर स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है ये डिपेंड करता है आपके चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, मतलब कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, कि बॉडी के एनवायरनमेंट, इंटरनली एनवायरनमेंट कैसा है अंदर का और बाहर का कैसा एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये स्टिमुलस आपकी मसल्स करती है। डिफाइन एज द एजेंट या कि इन्फ्लुएंस, मतलब किसी एजेंट इन्फ्लुएंस या कि एक्ट, मतलब एक्ट मतलब रिएक्शन की बात कर रहा है, विच कोज द रिस्पॉन्स इन द एक्साइटेबिलिटी टिश्यू। क्लियर, टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो स्टिमुलाई हो रहा है, मतलब बॉडी में उत्तेजन हो रहा है, तो 4 तरीके से हो रहा है। फर्स्ट है मैकेनिकल स्टिमुलस, जिसको हम पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैकेनिकल स्टिमुलस यहाँ पर ऐसे हो रहा है पिंचिंग के रूप में, कि जैसे आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई एक चींटी चुभ जाए या कि पिन वगैरह कोई आकर के चुभा दे, पिंच कर दे, उसी को बोला जाता है पिंचिंग। तो ये मैकेनिकल स्टिमुलस के अंतर्गत आएगा। सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक, अचानक किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक झटका लगे आपके बॉडी में, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में आएगा। थर्मल स्टिमुलस उसको बोलेंगे अप्लाई द हीटेड ग्लास रोड या कि आइस पीस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कोई ग्लास रोड है, ठीक है, गरम, उसको आप अचानक आपके बॉडी में टच कर दिया गया, अचानक आप उसको टच कर दिए, या कि फिर अचानक आपको आइस पैक, आइस पीस वगैरह जो होती है, ठंडे वाले पीसेस जो होती हैं, उसको अचानक आपके बॉडी में दे दिया जाए या कि अप्लाई कर दिया जाए, तो वो किसके अंतर्गत स्टिमुलेट हो जाएगा, थर्मल स्टिमुलस के अंतर्गत स्टिमुलेट होगा। क्लियर, अप्लाई द केमिकल सब्सटेंस लाइक द एसिड। ठीक है, जैसे आपके बॉडी में किसी प्रकार के अगर एसिड अटैक हो रहा है या कि एसिड प्रेजेंस हो रही है, अप्लाई हो रही है, किसी कारण एसिड एक्सीडेंटल हो रहा है, तो उस दौरान को हम क्या बोलेंगे, केमिकल स्टिमुलस। नाम से ही पता चल रहा केमिकल, दैट इज एसिड। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि कैसे स्टिमुलेट कर रहा है प्रॉपर्टीज के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे कंट्रक्टिलिटी। कंट्रक्टिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मसल्स का कंट्रक्शन होना ये कंट्रक्टिलिटी कहलाता है। मतलब आपके बॉडी में कंट्रक्शन जो हो रहा है किसी भी टाइप्स को लेकर के, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रक्टिलिटी। कंट्रक्शन के टाइम पर मसल्स के लेंथ और मसल्स में टेंडनेस में चेंजेस आ जाता है। मतलब इसके लेंथ और मसल्स का जो टाइम है, ठीक है, कि किस तरीके से कंट्रक्शन बॉडी में चेंजेस लाना है, वो टेंडेंस के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होगा। अब ये 2 टाइप्स का है, एक आइसोटोनिक कंट्रक्शन होता है, एक आइसोमेट्रिक होता है। इन सभी के डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि ये सिर्फ आप नाम याद रखिए, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो ये काफ़ी आपको फिजियोलॉजी एमबीबीएस के रिगार्डिंग हो जाएगी। क्लियर, सिर्फ नाम याद रहे। मसल टोन की अगर बात करेंगे तो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पार्शियल कंट्रक्शन को हम मसल टोन कहते हैं। मतलब किसी प्रकार का कॉन्टिन्यूअस या कि पार्शियल कंट्रक्शन हो रहा है तो उसी को हम मसल टोन कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, डिफिनीशन कभी कभार पूछ देगा। क्लियर, इतना समझ गए आप।
नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस बात करेंगे यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, ठीक है ना, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ये इम्पोर्टेंस है चीजें समझना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो यहाँ पर किससे बात हो रही है, न्यूरोमस्कुलर, मतलब न्यूरो का मतलब क्या है, नर्व की बात कर रहे हैं। तो नर्व फाइबर की टर्मिनल ब्रांच और मसल्स फाइबर के बीच बनने वाले जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा डिफिनीशन, मतलब कि जो नर्व फाइबर है और साथ में टर्मिनल की ब्रांच है, ठीक है ना, ये जैसे आपको ये निकली हुई एक ब्रांच है और ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये इसका जो होता है नर्व फाइबर है। क्लियर। तो इसी के बीच का जो दोनों के बीच का जो जंक्शन बन रहा है उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर नर्व फाइबर का एक्सॉन कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। जो मोटर नर्व फाइबर होता है वो कई तरीके से ब्रांच में डिवाइड होता है और एवरी ब्रांच मसल्स फाइबर से कनेक्ट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझिए। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको एक लाइन यहाँ पर है, ठीक ना, इसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। क्लियर। और ये जो आपको येलो पार्ट्स नजर आ रहा है इसी के रिगार्डिंग में, इसको हम माइलिन शीथ कहती हैं। बाहर वाला ये जो पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ का, इसको हम एक्सोन कहते हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसको हम मसल्स न्यूक्लियस कहती हैं। क्लियर। और इसी के बीच में ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है इसको हम एक्सोन टर्मिनल कहती हैं। और एक्सोन टर्मिनल की ये जो सिलेंड्रिकल शेप का नजर आ रहा है इसी को हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया प्रीवियस में। अब यहाँ पर जो न्यूरो जंक्शन है ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल, इसी को हम मोटर इंड प्लेट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेकंड है सिनेप्टिक ट्रॉफ है, जिसको हम गटर भी कहते हैं, आगे समझेंगे डिटेल्स में। थर्ड है यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फोर है यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है इवेंट्स और इवेंट्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इसको समझिए एक एक करके कैसे हो रहा है। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अगर एक्सोन टर्मिनल या कि मोटर इंड प्लेट्स के बारे में। क्लियर। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना इसी को बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। तो मोटर न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट्स मोटर इन इंड प्लेट्स कहलाता है। ठीक है, मतलब कि मोटर न्यूरॉन के जो टर्मिनल वाटर पार्ट्स है ये वाला पार्ट्स है, इसी को हम मोटर इंड प्लेट्स कहते हैं। मोटर इंड प्लेट्स एक बल्ब जैसा होता है, आप देख सकते हैं ये पूरा आपको ये पॉइंट आपको बल्ब जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि मसल फाइबर से अटैच होता है। ये पूरा किससे अटैच है, ये मसल फाइबर से अटैच है। क्लियर। आगे यहाँ पर कह रहा है ये कि जो कि मसल फाइबर से अटैच होता है, मोटर इंड प्लेट्स में माइटोकॉन्ड्रिया सिनेप्टिक वेसिकल्स भी पाए जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो नजर आ रहा है आपको छोटा सा ओवल वाला, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। ये सभी किस में पाए जा रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल में पाए जाएंगे, एक्सोन का जो टर्मिनल वाला पार्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको कहते हैं, न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान से समझिए, पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही क्या बता रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली जो लाइन, ठीक है, इसको पहले हम इरेज करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है, पूरा ये जो पार्ट्स नजर है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। और मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मसल्स हैं और मसल्स के बाहर वाली जो लेयर है इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक कहते हैं। मतलब कि जो टर्मिनल वाला पार्ट्स है का जो बाहर एरिया होता है उसको हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। मसल्स का जो बाहर वाला पार्ट्स का एरिया होता है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक कहते हैं। ठीक है, और प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के मेम्ब्रेन के बीच का एक स्पेस होता है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है,
और ये पूरा, इन दोनों के बीच का आपको व्हाइट व्हाइट जो इस तरीके से नजर आ रहा है, इसी के बीच का एक फ्लूइड टाइप जो आपको तरल रूप से दिख रहा है, इसी को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर हो गया होगा आपको कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको कहते हैं। आगे समझिए न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम से इंफॉर्मेशन का नर्व से मसल्स फाइबर में ट्रांसमिट होना न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कहलाता है। डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम मतलब कि इंटरमीडिएट की बात कर रहा, मीडिएटर की बात कर रहा, इंफॉर्मेशन नर्व से मसल्स फाइबर तक, जो नर्व है उसके मसल फाइबर तक ट्रांसमिट होना ही क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। क्लियर। इवेंट्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन या कि इम्पल्स के मोटर एंड प्लेट्स पर पहुंचाने के बाद निम्न इवेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर समझिएगा रिलीज ऑफ द एसिटिलकोलिन, ठीक ना, ये एक तरह का कह सकती हैं कि हार्मोनल केमिकल होता है जो कि रिलीज करता है कहाँ पर, जो इवेंट्स होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का वो उसकी। फिर इसके बाद इसका क्या होता है, एक्शन होता है, इसको अभी हम फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। नेक्स्ट इसका डेवलपमेंट होगा एंड प्लेट पोटेंशियल के पास, डेवलपमेंट ऑफ द मिनिमम एंड प्लेट पोटेंशियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटिलकोलिन, ये सभी कहाँ पर होता है, आपके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के इवेंट्स पर होता है। क्लियर। आगे यहाँ पर फ्लो चार्ट से आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर आपको मोटर नर्व फाइबर का एक्शन पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो इसमें तीन आएंगे, एक एक्सोन टर्मिनल आएगा, फिर एक प्रो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगा, मसल्स फाइबर। क्लियर। और इन दोनों के बीच में आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट या कि पासेस एसिटिलकोलिन भी नजर आएगा। तो समझिए कि ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड द कैल्शियम चैनल से, मतलब यहाँ से कैल्शियम का रिलीज होगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम रिलीज हो करके एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द ईसीएम, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन एंट्री करेगा और ये इसकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ द वेसिकल और रिलीज इन द एसिटिलकोलिन, मतलब जहां पर वेसिकल पाया जा रहा है उसकी ओपनिंग में जा करके एंट्री करेगा कैल्शियम आयन, ठीक है, और रिलीज वहां से क्या हो जाएगा, एसिटिलकोलिन। अब ये एसिटिलकोलिन जो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए, अभी स्ट्रक्चर में समझे थे ना, होते हुए एसिटिलकोलिन को पास करेगा, और ये एसिटिलकोलिन क्या होगा कि बाइंडिंग ऑफ द एसिटिलकोलिन विद द रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये किसके साथ, एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फॉर्मेशन करेगा एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो ओपनिंग ऑफ द लिगेंड्स गेटेड द सोडियम चैनल, अब ये किसके साथ लिगेट करेगा, सोडियम चैनल के साथ। अब ये सोडियम चैनल क्या होगा, जब ये ईसीएफ से रिलीज होकर के एंट्री मारेगा और डेवलप कहाँ पर हो जाएगा, इंड प्लेट ऑफ द पोटेंशियल, और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास होगी, ठीक है। देन इसके बाद जैसे ये मसल्स फाइबर में पहुंचेगा तो जनरेशन एक्शन द पोटेंशियल, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा, जनरेट होने लगेगा। एक्साइटेशन द कंडक्शन कपलिंग, अब यहाँ पर एक्साइटेशन और कंडक्शन दोनों कपलिंग होगा, अभी जो प्रॉपर्टीज समझे ना वही चीज का है, ठीक है। देन इसके बाद फिर यहाँ पर मस्कुलर कंट्रक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल एक्शन हो रहा है मोटर फाइबर से लेकर के और मस्कुलर कंट्रक्शन तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये पूरा अपना के क्या रोल प्ले कर रहा है, एसिटिलकोलिन को लेकर के। क्लियर। तो याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ द क्या होता है, तो स्पेशली हम यहाँ पर स्मूथ मसल का फंक्शन समझेंगे, ठीक है, कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसका फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रीनल सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सभी जगह मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स, और अपना इम्पोर्टेंस फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या कह रहा है। नहीं आया समझ में तो दोबारा रिपीट आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आया। हमने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और बने रहिए अपने चैनल में। थैंक यू सो मच।